सो हेलो गाइस, दिस इज मी अंकिता। वेलकम टू माय चैनल एसी एरू हब। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले हमने ऑलरेडी कॉलोनियलिज्म एंड कंट्री साइड एंड गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में भी हम 4 ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि इधर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है या फिर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप यहाँ पे देखें फर्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे अगर देखें बेसिकली एक डिबेट पे है। ये चैप्टर जो है ये बेसिकली दर्शाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करते वक्त किन चीज़ों पे बहस हुई थी और क्या रेजोल्यूशन लाया गया था, क्या क्या डिसाइड हुआ था, क्या डिबेट्स हो रहे थे, क्या सजेशंस दिए जा रहे थे। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आप पढ़ोगे। एंड बेसिकली दो आपको बहुत ज़्यादा बड़े डिबेट लगेंगे, एक है लैंग्वेज पे और एक है सेंटर पे। दोनों से क्वेश्चन आता है, बट क्वेश्चन का लैंग्वेज कैसा होगा और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है वो इस वीडियो में मैं बेसिकली डिस्कस करूंगी। प्लस वन मोर थिंग आई विल डिस्कस इन दिस वीडियो इज कैसे स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। एंड इससे सिमिलर भी क्वेश्चन आए तो आपको कैसे स्ट्रक्चर मोल्ड करना है, फॉर्म करना है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस चैप्टर इन डिटेल और एनी टॉपिक इन डिटेल, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पे वीडियोस बना रखे हैं, सो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। इसमें हम बस डिस्कशंस करेंगे ऑन दिस 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया देखो, विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया द लैंग्वेज इशू वाज इंटेंसली डिबेटेड। ये एक फ्रेज दे दिया गया है जो आपको एक अपने बुक में भी मिल जाएगी, और इस फ्रेज को जो है आपको एक्सप्लेन करना है। एग्जामिन द व्यूज पुट फॉरवर्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑन दिस इशू। सो इसमें आपको मेंबर्स के बारे में बताना है, इस क्वेश्चन में आपको उनके व्यूज के बारे में बताना है, और इस क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज इशू के बारे में बताना है। तो जो डिबेट चल रहा था लैंग्वेज पे कि हिंदी ले या फिर कोई और लैंग्वेज को हम अपना नेशनल लैंग्वेज बनाए, कौन से लैंग्वेज को हम अपना नेशनल लैंग्वेज बनाए, ये जो डिबेट चल रही थी ना, इसके बारे में ही क्वेश्चन है। और इसके ऊपर एक डेडिकेटेड टॉपिक भी आपको दिख जाएगा आपके बुक में, अब वहाँ से रीड कर लेना। ओके, एंड इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा उसको हम डिस्कस करते हैं डिटेल में। अगर आपको आंसर फॉर्म करना है तो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, वर्डिंग्स वगैरह एक बार देख लेना बुक की। यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। सबसे पहले एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन देंगे, और इस इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताना है। देखो, ये 6 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, आप इसको एज अ लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, बिकॉज ये 6 मार्क्स में ही आएगा। ये शॉर्ट में आ भी गया तो लिख दोगे, बट बेटर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर 6 मार्क क्वेश्चन, बिकॉज ये 6 मार्क्स में ही आता है। ओके, एंड पहले 8 मार्क्स में आता था, बट अभी ये 6 मार्क्स में आएगा बिकॉज पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है। इसलिए इंट्रोडक्शन में बस आप ये लिख देना कि द इशू ऑफ लैंग्वेज वाज इंटेंसली डिबेटेड व्हाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बस एक लाइन लिख देना जो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ। तो ये लाइन आप लिख देंगे, द लैंग्वेज इशू वाज इंटेंसली डिबेटेड विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, या फिर आप इसको घुमा के भी लिख सकते हैं दैट द लैंग्वेज इशू वाज वन ऑफ द हॉट टॉपिक विद इन वाइल फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज इंटेंसली डिबेटेड। तो ऐसे करके आप एक फर्स्ट ऐसे लाइन लिख देंगे, और फिर आप मेंबर्स के नाम लिखेंगे which who put their views forward in the constituent assembly. कुछ members के नाम लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। दैट इज आरवी धुलेकर है, ठीक है। वो हिंदी के बहुत ज़्यादा प्रोमोनेंट थे, तो वो चाहते थे हिंदी को एज ए नेशनल लैंग्वेज स्वीकार किया जाए। फिर श्रीमती जी दुर्गाबाई है, ठीक है। आपको है श्री शंकर राव देव। हम यहाँ पे मेंबर्स इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज यहाँ पे बोला गया है कि मेंबर्स के क्या व्यूज है उसको आप जो है हाईलाइट करो, तो आपको बताना है, ठीक है। तो आप मेंबर्स के नाम अगर लिखोगे तो आपको अच्छे पॉइंट्स मिलेंगे, आपको टू दी पॉइंट मार्क्स मिलेंगे। फिर टी.ए. रामालिंगम छेतियार, ठीक है, ये हो गया। इनके नाम लिख देने, एंड दैट इज इट फॉर योर इंट्रो, ठीक है। ये आपका इंट्रो हो गया। तो इसमें आप क्या बोलेंगे, द लैंग्वेज इशू के बारे में आप जो लाइन जो आपके क्वेश्चन में दिया गया उसी को चेप देना, और उसके बाद आप मेंबर्स के नाम लिखोगे, एंड देन आप डिबेट्स को लिखना, ठीक है। यहाँ पे आप डिबेट लिखना, लैंग्वेज डिबेट या फिर कुछ भी डिबेट। आप ऐसे आप लैंग्वेज डिबेट लिखे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। लैंग्वेज डिबेट यहाँ पे लिख देना।
या फिर डिबेट ऑन लैंग्वेज भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे डिबेट ऑन लैंग्वेज, ठीक है। इसमें आपको पहले बताना है प्लिया फॉर हिंदी। प्लिया फॉर हिंदी में आप ये बताओगे कि हिंदी के जो भी प्रोपोनेंट्स थे लाइक आरवी धुलेकर साहब, तो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने क्या अपने व्यूज दिए थे वो बताना है। तो आरवी धुलेकर के बारे में आप बताओगे, तो आप बताओगे कि हिंदी के प्रोपोनेंट कौन थे, आरवी धुलेकर, ये कांग्रेसमैन थे, ठीक है। और ये एग्रेसिव प्लेयर थे जो चाहते थे कि हिंदी को एज अ लैंग्वेज यूज किया जाए फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। सो वो हिंदी के बहुत ज्यादा पक्ष में थे, हिंदी को चाहते थे एज अ नेशनल लैंग्वेज चूज किया जाए, ठीक है। और उन्होंने ऐसे कुछ एग्रेसिव स्टेटमेंट भी दिए थे कि अगर किसी को हिंदुस्तानी नहीं आती है तो बेटर दे लीव दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एंड ऐसे कुछ इनके एग्रेसिव जो है हम कह सकते हैं कोट्स है जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बोले थे। सो ऑलमोस्ट मतलब इसमें बहुत ज्यादा इंटेंसली डिबेट हुआ था, एंड आरवी धुलेकर वाज हार्डकोर सपोर्टर ऑफ हिंदी, ठीक है, कि वो चाहते थे कि हिंदी को यूज किया जाए एज अ नेशनल लैंग्वेज, ठीक है। एंड जो नेशनल कमिटी है, लैंग्वेज कमिटी है, इस वजह से बिठाई गई थी। तो उसके बाद आपको लैंग्वेज कमिटी के बारे में बताना है। अब लैंग्वेज कमिटी ने पता है क्या किया था, लैंग्वेज कमिटी बेसिकली चाहती थी कि एक ऐसा पाथ देना ताकि दोनों कॉम्प्रोमाइज करे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हिंदी वाले को बुरा लग जाए या फिर जो अपोज कर रहे हैं उनको बुरा लग जाए। तो उन्होंने कुछ ऐसा पाथ बताया जो कि एक डेडलॉक का सिचुएशन इन्होंने मतलब फॉर्म कर दिया, बिकॉज इन्होंने कॉम्प्रोमाइज का फॉर्मूला बताया, ठीक है। तो जो लैंग्वेज कमिटी को सेटअप किया गया था उनके अकॉर्डिंग एक कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला जो है उन्होंने दिया, जो एक डेडलॉक का सिचुएशन, बेसिकली डेडलॉक सिचुएशन हो चुका था, तो पता नहीं था कि क्या चूज करना है। एंड फाइनली क्या हुआ, देखो फाइनली क्या हुआ, क्या राय दिया गया, दैट इज हिंदी विथ देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। देखना इन वर्डिंग्स में ध्यान देना, हिंदी विद देवनागरी स्क्रिप्ट, ये चीजें आपको क्वेश्चन में मेंशन करना है। हिंदी विद देवनागरी स्क्रिप्ट को जो है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज यूज किया जाए, इट इज नॉट अ नेशनल लैंग्वेज, इट इज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ये चीज ध्यान देना और इसको अंडरलाइन करके आना लिखने के बाद, ठीक है। अपने पेपर में अंडरलाइन करके आना कि जो हिंदी है विथ इन दी देवनागरी स्क्रिप्ट, सो यहाँ पे आप विथ की जगह आप इन कर दो, इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है। इन देवनागरी स्क्रिप्ट, ठीक है, वुड बी दी ऑफिशियल लैंग्वेज, बट द ट्रांजिशन टू हिंदी वुड बी ग्रेजुअल। सो ग्रेजुअली हम हिंदी में ट्रांजिशन करेंगे, बट अभी के लिए हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट को एज ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया। एंड फॉर द फर्स्ट 15 ईयर्स, ठीक है, ये भी ध्यान दो, अच्छे से ध्यान देना और इसको लिख के आना है, अंडरलाइन करके आना है। फॉर द फर्स्ट 15 ईयर्स जो है इंग्लिश को भी क्या है, इंग्लिश को भी यूज किया जाएगा एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस, ठीक है, वुड बी कंटिन्यू फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पसेस, ठीक है। तो आप ऑफिशियली इसको यूज कर सकते हैं, ऑफिशियली, ठीक है, मीन्स ऑफिशियल पर्पसेस आप लिख सकते हो, ठीक है। लेट मी जस्ट रब दिस, सो ऑफिशियल पर्पसेस, ठीक है। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको ऐसा नोट्स टाइप मैं आपको बता रही हूँ जो आप जरूर लिख के आना, ठीक है, इसको छोड़ना मत। ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इसको यूज किया जाएगा, और जो प्रोविंशियल लैंग्वेज है या फिर रीजनल लैंग्वेज है उसको भी यूज कर सकते हैं टू कंटिन्यू द ऑफिशियल वर्क इन द प्रोविंस, ठीक है। सो जो रीजनल लैंग्वेज है, या फिर हम यहाँ पे रीजनल लैंग्वेज लिख देते हैं, रीजनल जो लैंग्वेज है उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो ये तीन चीजें बोली गई और तीनों को आपने फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट करके लिखना है ऐसे, ओके, एंड अंडरलाइन दिस, तीनों को अंडरलाइन करना है। सो ये हुआ, ठीक है। एंड धुलेकर वॉज स्टिल वेरी मच नॉट सेटिस्फाइड विद दिस, बिकॉज ही वांटेड कि जो ऑफिशियल हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज ना होके नेशनल लैंग्वेज बन जाए, जो कि नहीं हुआ। इसके बाद जो है और भी मैंने आपको मेंबर्स के नाम बताए, लाइक दुर्गा बाई जो है वो साउथ से थी बेसिकली, और उन्होंने जो है अगेंस्ट हिंदी, उनका जो प्लिया था बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, ठीक है। तो वो हिंदी के अगेंस्ट थी एंड अगेंस्ट हिंदी,
ठीक है। अब देखो ये बेसिकली जो लैंग्वेज इशू था ना साउथ वर्सेस इनके साथ ही चल रहा था, साउथ वर्सेस नॉर्थ के बीच में, क्योंकि साउथ जो है बेसिकली वो हिंदी को इतना प्रेफर नहीं करते, वो इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। एंड जो भी नॉर्थ इंडियंस के लोग हैं और बाकी जो लोग थे तो वो हिंदी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे थे। और एक लैंग्वेज जो है मिक्सचर से बना था, दैट इज़ हिंदुस्तानी, दैट इज़ उर्दू एंड हिंदी को कंबाइन करके जो लैंग्वेज था वो था, उसको हिंदुस्तानी बोला जाता था, जो गांधी जी सपोर्ट कर रहे थे कि हिंदुस्तानी को लैंग्वेज रखना चाहिए। ओके, बट लास्ट में क्या हुआ आपने देख लिया, हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज बना, इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं और रीजनल लैंग्वेज को हम यूज कर सकते हैं। दुर्गा बाई जो थी वो हिंदी के अगेंस्ट थे, ठीक है। फिर शंकर राव देव जो थे वो भी एक कांग्रेसमैन थे, वो महात्मा गांधी के फॉलोअर थे एंड ही हैड एक्सेप्टेड हिंदुस्तानी एज अ लैंग्वेज ऑफ द नेशन, ठीक है। उसके बाद जो अदर जो मेंबर्स थे, यहाँ पे देखो, जो श्रीमती जी दुर्गाबाई के बारे में हमने बात की, उसके बाद जो श्री शंकर राव देव थे और टी.ए. रामालिंगम चेट्टियार थे। देखो शंकर राव जो है वो बेसिकली कांग्रेसमैन थे और वो गांधीयन थे एंड उन्होंने भी हिंदुस्तानी एज अ लैंग्वेज एक्सेप्ट किया, ठीक है। एंड उन्होंने ये बोला कि हिंदी को हम अपने होल हार्ट से इसको हम स्वागत करते हैं, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं, बट प्लीज आप ये ध्यान रखना कि आप जो भी करें बहुत सावधानी से करें, बहुत कौशन के साथ करें, ऐसा नहीं है कि हमारा सेंटिमेंट हर्ट हो जाए, है ना। तो आपको जो भी करना है बहुत ही ज्यादा सोच समझ के करना है, बिकॉज यू मस्ट नॉट डू नाउ एनीथिंग विच मे राइज द सस्पिशन, बिकॉज देखो हमने इसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, हम साउथ वाले हमने इसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, बिकॉज दे आर नॉट फॉर द अडॉप्शन ऑफ दिस लैंग्वेज, बट स्टिल दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग इट और दे आर एक्सेप्टिंग इट विथ होल हार्ट, बट दे शुड नॉट डू एनीथिंग विच मे राइज टू एनी सस्पिशन। तो इनका यही कहना था और आपको बस यही लिखना है, ठीक है। तो आप प्रिया फॉर हिंदी आप लिख देना। उसके बाद आप और एक टॉपिक जो आपके बुक में ही दिया हुआ है, द फियर ऑफ डोमिनेशन, ठीक है। सो दुर्गा बाई से पहले आपको द फियर ऑफ डोमिनेशन हेडिंग देना है, द फियर ऑफ डोमिनेशन। इसके अंदर दुर्गा बाई के बारे में लिखना है और उसके बाद जो शंकर राव देव है और टी.ए. रामालिंगम चेट्टियार है इनके बारे में लिखना है, ठीक है। तो बाकी दो व्यूअर्स, now let's move on to the second topic, second question, that is how did Constituent Assembly of India protected the powers of the central government. Next, one of the most important debate of this chapter on the center or state, center ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए या स्टेट ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, एंड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अभी का करंट स्टेटस, तब तक हम इस आंसर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी डिबेट थी, इसमें आपको किन के व्यूज बताने हैं पहले मैं आपको बता दूं। अंबेडकर, ठीक है, नेहरू, ओके, एंड देन के संथानम। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेम है जो प्लीज आप मेंशन करके आएंगे, हाईलाइट करके आएंगे, नीचे अंडरलाइन कर देना ऐसे करके, ठीक है। अंबेडकर, नेहरू, के संथानम हो गया, अयंगर हो गया, गोपाल स्वामी अयंगर इनका नेम है पूरा, बट मैं अयंगर लिख रही हूँ, ठीक है। एंड एक है बालकृष्ण शर्मा, ठीक है। तो ये सारे नेम्स आपको हाईलाइट करना है। अब मैं बता देती हूँ कौन किसके फेवर में था। अंबेडकर एंड जो नेहरू थे वो स्ट्रॉन्ग स्टेट के फेवर में, स्ट्रॉन्ग सेंटर के फेवर में थे, स्ट्रॉन्ग सेंटर के फेवर में थे, ठीक है। एंड के संथानम जो है ऑपोजिशन में थे, वो स्ट्रॉन्ग स्टेट के फेवर में थे, ठीक है। वो स्टेट गवर्नमेंट्स को ज्यादा पावर देना चाहते थे। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं किनका नाम है, अयंगर। सो अयंगर ने क्या बोला कि सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्गर एज पॉसिबल, तो ये भी सेंटर के ही पक्ष में थे। एंड फिर हम बालकृष्ण शर्मा को देखें, सो बालकृष्ण शर्मा ऑल्सो उन्होंने कहा था कि स्ट्रॉन्ग सेंटर कुड प्लान फॉर द वेलबींग ऑफ अवर कंट्री, सो ये भी सेंटर के उसमें ही थे, सेंटर को ही बोल रहे थे कि स्ट्रांग होना चाहिए। तो जो आप लिखोगे, जो भी ऑपोजिशन के पॉइंट्स, व्यू पॉइंट्स लिखोगे, मींस जो के संथानम के व्यू पॉइंट्स लिखोगे, उनके व्यू पॉइंट्स में ये आएगा कि उन्होंने क्या बोला था कि व्हाई देयर शुड बी नो स्ट्रांग सेंटर, तो आप ये लिखोगे,
ठीक है। एंड जिन्होंने भी स्ट्रॉन्ग सेंटर के बारे में बोला है उनके व्यू पॉइंट्स लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू देम व्हाई देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। सो के संथानम ने पहले क्या बोला था मैं आपको ये बता देती हूँ। अकॉर्डिंग टू के संथानम उन्होंने बोला था कि लोगों को लग रहा है कि हम जो है सेंटर को ज्यादा पावर दे देंगे, ठीक है। लोग सब यही समझ रहे हैं कि अगर हम सेंटर को ज्यादा पावर दे देंगे तो वो ज्यादा पावरफुल बन जाएगा, ठीक है। अगर हम उनको सारे पावर्स दे देते हैं सो वी कैन मेक अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, बट ऐसा नहीं है। अगर हम सेंटर को सारा पावर दे दे तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा और अपनी जो फंक्शंस है, ठीक है, वो ढंग से वो इफेक्टिवली नहीं कर पाएगा। तो इनका ये कहना था कि हम सब जो सोच रहे हैं कि सेंटर को सब पावर दे देंगे तो काम बहुत अच्छे से चलेगा, ऐसा नहीं है। उल्टा ये ओवर पावर हो जाएगा, ठीक है। और अगर इन्होंने अपनी पावर को मिसयूज किया तो क्या होगा, स्टेट को वो क्रिपल कर देंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले ओवर बर्डनिंग का पॉइंट आपको लिखना है, ओवर बर्डन का पॉइंट आपको लिखना है। उसके बाद आपको फिस्कल पावर्स या फिर पावर एलोकेशन के बारे में लिखना है, ठीक है। उनका ये कहना था कि अगर हम सारे पावर सेंटर को दे देंगे, लाइक अगर फिस्कल पॉलिसी का भी पावर दे देंगे तो यार सेंटर के हाथ में तो सब कुछ आ जाएगा, वो जब भी चाहे मिसयूज कर सकता है, ठीक है। जो स्टेट के प्रोविंसेस के राइट है उसको क्रिपल कर सकता है, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टैक्सेस एक्सेप्ट लैंड रेवेन्यू जो है वो सेंटर के पास है, तो स्टेट का तो कोई रोल ही नहीं रहा, ठीक है। और उन्होंने ये भी कहा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट द स्टेट कैन रिवॉल्ट against center, so provinces can revolt against center। अगर सारे पावर सेंटर के पास ही चले गए तो स्टेट रिवॉल्ट करने लगेंगी कि उनको कुछ मिलेगा ही नहीं। सो ये 3-4 पॉइंट्स आप दे देना, और एक पॉइंट्स ये दे देना कि सेंटर जो है is likely to break। this 4 points is enough to prove your point, ठीक है, likely to break। ये 4 पॉइंट सीधा सीधा डाल देना इसके उसमें कि इसके व्यू पॉइंट्स क्या थे, वाई ही इज फेवरिंग स्ट्रॉन्ग स्टेट और वाई ही इज फेवरिंग नॉट सो स्ट्रॉन्ग स्टेट, नॉट सो स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग सेंटर का अगेंस्ट क्यों थे ये आप बता सकते हो। तो हो गया ये, दिस इज ऑल दी 4 पॉइंट्स यू हैव टू कवर। अंबेडकर और नेहरू के हिसाब से जो है स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए था, बिकॉज देखो इंडिपेंडेंस के बाद जो सेंटर जो इंडिया जो हमारी बनी ना, बहुत ज्यादा पार्ट्स में है, ठीक है। बहुत ज्यादा छोटे छोटे प्रोविंसेस है, किंगडम्स थे, फिर ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंडर कुछ थे। तो अगर इन सबको मैनेज करना है तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हो हमारे लिए, ठीक है। हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सेंटर हो ताकि बाकी जो पार्ट्स है, जो प्रोविंसेस है, कभी उठ के ये ना बोल दे कि हम अलग होना चाहते हैं। अगर आप सेंटर को ही सारे पावर दे दोगे वो कभी भी बोल सकती है कि हमें अलग होना है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, फॉर स्ट्रेंथनिंग आवर कंट्री। अंबेडकर का हम ये कह सकते हैं स्टॉपिंग टू स्टॉप द कम्युनल फ्रेंजी, ठीक है। नेहरू का आप ये बता सकते हो कि उन्होंने अपने एक उन्होंने ये बोला था कि इट वुड बी इंजूरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। सो उन्होंने बोला था इंजूरियस टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। ओके, सो ये आपको लिखनी है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस। एंड के संथानम के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अय्यंगार का व्यू पॉइंट मैंने अभी तभी आपको बोल दिया था कि दैट दिस सेंटर शुड बी मेड एज स्ट्रॉन्ग एज पॉसिबल, उनका ये कहना था। बालकृष्ण शर्मा का भी यही कहना था कि लेंथ एंड ब्रेथ को देखते हुए हमें एक स्ट्रॉन्ग सेंटर चाहिए जो कि प्लान कर सके फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, हु कुड प्लान फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटी। सो यही चीजें आपको बतानी है, यही डिबेट के पॉइंट्स आपको दे देने हैं, बस काम खत्म। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेकंड क्वेश्चन। नाउ आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, एंड दिस इज अ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ओके, इस क्वेश्चन में आप एक और चीज बता सकते हो, दैट इज हमने स्टेट को कैसे, हमने अपने कंट्री को कैसे स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग सेंटर के साथ बनाया। तो कुछ पॉइंट्स स्ट्रॉन्ग सेंटर में आप ये देख सकते हो, दे सकते हो स्ट्रॉन्ग सेंटर में। एक तो जो है आर्टिकल 356, आर्टिकल 356 क्या था आप कमेंट में बताओ। फिर फेडरलिज्म भी है, ठीक है, विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है।
एंड उसके बाद है फेडरलिज्म। मैंने आपको ये वाला जो पॉइंट बताया, आप चाहे तो लिख भी सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो। आप 7 शेड्यूल के बारे में लिख सकते हो, ठीक है, जहाँ पे एलोकेशन ऑफ पावर है 7 शेड्यूल, जहाँ पे स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और जो है कंकरेंट लिस्ट है, रेसिड्यूअरी लिस्ट है। तो आप उनको बता सकते हो और साथ में ये भी बता सकते हो इन द केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द टू, और इन केस ऑफ कंफ्यूजन, और इन केस ऑफ अ डेडलॉक सिचुएशन क्या होगा, कौन प्रिवेल करेगा, सेंटर ओनली, ठीक है। तो ये जो है आप बता सकते हो। एंड सेंट्रल लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट्स है उनको आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इससे आप बता सकते हो कि स्ट्रॉन्ग सेंटर को इंडिया कैसे फेवर करती है। उसके बाद ये भी बता सकते हो कि इंडिया में है फेडरलिज्म है और ये सारी चीजें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ नेहरू कंसिडर्ड एज मोमेंटस रेजोल्यूशन, गिव रीजन। तो ये शॉर्ट में आएगा या फिर 1 मार्क्स में और 3 मार्क्स में, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है नेहरू का, ज्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, बेसिकली इट आउटलाइन द डिफाइनिंग आइडियल्स, ठीक है। आइडियल्स कुछ हमारे ये दर्शाते थे। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मीन्स एक ऐसा रेजोल्यूशन जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स को दर्शाता है। सो ऑब्जेक्टिव्स मीन्स आइडियल्स, ठीक है, डिफाइनिंग आइडियल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। कॉय मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्रेमवर्क विद इन विच कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज प्रेसिडेंटेड। सो एक पॉइंट ये हो गया आपका, ऑल्सो प्रोवाइडेड फ्रेमवर्क, ठीक है, प्रोवाइड फ्रेमवर्क विद इन विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो फ्रेमवर्क, ये हो गया, ठीक है, जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है, ठीक है, विद इन विच कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वाज टू बी प्रेसिडेड। एंड थर्ड चीज ये दे देना कि ये क्या शो करता है, इट प्रोक्लेम्ड इंडिया टू बी एन इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट। उसके बाद है सॉवरेन एंड देन है रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक। सो ये तीनों चीजें आपको बतानी है, प्रोक्लेम्ड इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक, और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको फुल मार्क्स मिलेंगे उसमें, ठीक है। नाउ हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो की तरफ। डिस्क्राइब द डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स मेड इन फेवर ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास इन द कंस्टिट्यूएंट असेंबली। डिप्रेस्ड क्लास को कौन रिप्रेजेंट करते थे, अम्बेडकर, ठीक है। सो बेसिकली अम्बेडकर के बारे में हमें यहाँ पे बताना है, साथ में हम एनजी जो नगप्पा है उनके बारे में भी बताएंगे, ठीक है। सो नगप्पा एंड अम्बेडकर, इनके बारे में हमें बताना है कि वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए क्या करना चाहते थे, ओके। एंड ये जो क्वेश्चन है बेसिकली 3 मार्क्स में पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन में इतना नहीं आता है। 2017 में भी जो पूछा गया था ये 2 मार्क्स में पूछा गया था, ठीक है। सो 3 मार्क्स में पूछने के चांसेस है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो आप बेसिकली नगप्पा के बारे में बताओगे और जो है अम्बेडकर के बारे में तो ऑफ कोर्स सी बात है बताना ही है। सो अकॉर्डिंग टू इट आपको आंसर में क्या लिखना है कि नेशनल मूवमेंट के टाइम पे अम्बेडकर ने पहली बात तो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, ठीक है, जिसके लिए महात्मा गांधी बहुत ज्यादा उन्होंने अपोज किया। बट फाइनली हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि जो अनटचेबिलिटी थी, जो डिप्रेस क्लासेस के अगेंस्ट जो अनटचेबिलिटी होती थी उसको कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हटाया गया, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी को हटाया गया, साथ में हिंदू टेम्पल्स जो भी है हर एक कास्ट के लिए ओपन हुआ, एंड लेजिस्लेचर में सीट मिली, जॉब में जो है रिजर्वेशन मिली। सो बेसिकली हमें अम्बेडकर के बारे में बताना है कि पहले तो उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा, बट फाइनली हमें ये देखने को मिला अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हटाया गया। टेम्पल्स वेर मेड ओपन, ठीक है, टेम्पल्स वेर मेड ओपन। उसके बाद जो है आपको थर्ड में ये बताना है कि रिजर्वेशन के बारे में, रिजर्वेशन इन जॉब्स, इन एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, रिजर्वेशन इन जॉब्स बता देना, एजुकेशन बता देना, एजुकेशन सेक्टर, स्कूल्स, कॉलेज, तो इसमें आप रिजर्वेशन देख सकते हो। एंड साथ में और एक पॉइंट आप इसमें ये ऐड करना कि लेजिस्लेचर में सीट्स मिला, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेचर। सो ये कुछ पॉइंट्स आपको बताने हैं फॉर अम्बेडकर, ओके। अब एनजी नगप्पा का क्या कहना था, आपको एक कोटेशन लिखनी है उनके बारे में, दैट वी हैव बीन सफरिंग बट वी आर
prepared to suffer no more. According to them, देखो नगप्पा ने क्या बोला कि हम पहले से ही देखते आ रहे हैं कि जो ये अनटचेबल्स है, ठीक है, तो इनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ठीक है, तो इनको प्रोटेक्शन और सेफगार्ड्स देने से ही केवल नहीं होगा, बट जो सोसाइटी की जो सोशल नॉर्म्स है, ठीक है, जो मोरल नॉर्म्स है, उनको चेंज करना पड़ेगा, उनको जो है समझना पड़ेगा। बेसिकली देखो उनका ये कहना था कि हम पहले से देखते आ रहे हैं जो अनटचेबल्स कितने सफर कर रहे हैं, और सफर क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सोसाइटी में कुछ ऐसे नॉर्म्स थे जो लोग फॉलो करते थे और जिसकी वजह से इनको तकलीफें होती थी। तो उन्होंने ये कहा है सिर्फ सेफगार्ड देने से नहीं होगा, बट लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी, रियलाइज करनी पड़ेगी, ठीक है। वी हैव रियलाइज्ड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वी नाउ हैव टू असर्ट आवरसेल्फ। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करना है, दैट वी हैव नाउ अंडरस्टैंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड वी हैव टू नाउ assert ourselves. So ये जो कोटेशन है आप इसको यूज कर सकते हो। एंड नगप्पा के अकॉर्डिंग जो है डिप्रेस क्लास जो है माइनॉरिटी में नहीं, ठीक है। अगर आप उनका टोटल पॉपुलेशन देखो तो 20 to 25% पॉपुलेशन आपको मिल जाएगी उनकी, बट देयर जो उनका जो सफरिंग है वो सिस्टमेटिक मार्जिनलाइजेशन की वजह से हुआ है, ठीक है। एंड दे आर नॉट न्यूमेरिकल इनसिग्निफिकेंस, दे हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन, नो शेयर इन द एडमिनिस्ट्रेशन। तो उनका यही कहना था, ठीक है। तो आप बेसिकली ये लिखना कि अकॉर्डिंग टू नगप्पा उनके व्यूज क्या थे और उनका क्या कहना था, एंड दैट इज इट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये इतना 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग सही रहेगा। सो अब पहले अंबेडकर के बारे में बताना और नगप्पा के बारे में, उसके बाद एक कोटेशन से स्टार्ट करना एंड देन ट्राई टू गिव हिज व्यूज, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये जो 4 क्वेश्चंस है आपको ये चैप्टर समझने में हेल्प करेंगे और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करेंगे। बट मैं फिर से बताती हूँ, ये 4 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए, प्लस ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया ही हुआ है। सो प्लीज डू प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन वेरी वेल। चैप्टर को एक बार पढ़ लेना अच्छे से आंसर फॉर्म करने के लिए। एंड अगर ये वीडियो पसंद आए सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अगले वीडियो में, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।